हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम एरिया फंक्शन को जान लें, क्योंकि एरिया फंक्शन से ही इन दोनों जो हमारी थ्योरम्स हैं उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो एक्सरसाइज 7.8 है ये कंप्लीट हो गई है। अगर इसको नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रल ही नहीं समझेंगे तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो पिछली क्लास थी वहां से हमने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम पढ़ने वाले हैं। तो दो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम जो है वो फर्स्ट है और सेकंड है, दो थ्योरम है। तो दोनों को पढ़ने से पहले जरूरी ये है कि हम एरिया फंक्शन को समझ लें। तो अभी इस थ्योरी को मत देखिएगा, अपन समझेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा है अभी, डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल हमने कैसे समझा है कि भाई कोई भी फंक्शन है, हमारा फंक्शन का ये ग्राफ है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका जो भी कर्व है, उसके कर्व का जो अंदर का एरिया है, जो भी गिवन इंटरवल दिया जाएगा उसके अंदर का जो भी एरिया है वो अपना डेफिनेट इंटीग्रल होता है। यही पढ़ा है भाई हमने। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। हमको ये चीज पता है कि भाई यहाँ पर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमने कर्व बना लिया और एक गिवन इंटरवल दिया है हमको कि ए टू बी तक ये डिफाइन है। ठीक है, कंटिन्यूअस है और डिफाइन है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये कर्व के अंदर का एरिया और जो इंटरवल हमको दिया हुआ है, ए के इस तरफ का एरिया, बी के इस तरफ का एरिया, और ये जो एरिया है इतना इतना। अब ये एरिया कहां से आ रहा है, एक्स के ऊपर का एरिया है, ए के इस तरफ का, बी के इस तरफ का और इस कर्व के इस तरफ का। ये पूरा एरिया जो है ये अपना क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज तो ऑलरेडी अपन समझ ही चुके हैं, तो इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये आपको समझ में आ ही चुका है कि हाँ भाई ये जो एरिया होता है ये अपना होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये एरिया क्या है अपना, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि वी हैव डिफाइंड ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो फंक्शन है उसका जो भी कर्व है उससे बाउंडेड है। और किससे बाउंडेड है, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। भाई x की वैल्यू a यानी ये एरिया, b के इस तरफ का एरिया और एंड एक्स एक्सिस। इससे जो बाउंडेड एरिया है वो तो अपन देख ही चुके हैं, वो क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए इस इंटरवल के अंदर में, अब इस इंटरवल के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब वो पॉइंट क्या लें, तो यहां पर हमको ये चीज पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, तो हमने ले लिया एक्स। अब वो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स। और x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल a टू b, यानी इस इंटरवल के अंदर में ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये x है, तो अगर हम ये इतना अगर एरिया हमको देखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a टू x f ऑफ x dx। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखें जरा, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अलग आपको समझ में आ सके। ठीक है ना भाई, हमने इस क्लोज इंटरवल ए बी में ही एक पॉइंट ले लिया x, तो इनके बीच में ही आ रहा है वो x। यहाँ कहीं यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अब x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी भाई ये भी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने 1 ले ली और मान लीजिए 1 यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से इतना जो एरिया रहेगा ये आपका हो जाएगा a टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू 2 रख दी या 3 रख दी, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना ये आपको दिख रहा होगा। एक तो ये वाला इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और इसके ऊपर हमने इसको थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है ताकि आपको हाईलाइट होके दिखे। तो ये वाला जो एरिया है ये x पर डिपेंड कर रहा है। अगर x को आप इधर ले जाएंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, अगर x को आप इधर ले जाते हैं तो ये एरिया इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर यही बोला गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि लेट एक्स बी अ पॉइंट इन ए बी, यानी ए बी में ही हमने एक एक्स पॉइंट ले लिया, यानी इस इंटरवल के अंदर में ही एक पॉइंट है। ठीक है, देन ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ए टू एक्स, अगर देखो अभी तक हम ले रहे थे ए टू बी यानी ये पूरा, अब हमने ले लिया ए टू एक्स। भाई ए टू एक्स भी तो एक एरिया हो सकता है ना, तो वो एरिया हम ले रहे हैं। तो अगर हम ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी तो एक एरिया रहेगा। और ये कौन सा एरिया, इसको अलग कर दीजिए।
तो ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू इधर जाती है, यानी मान लीजिए आप एक्स यहाँ लेते, अगर एक्स आप यहाँ लेते तो ये एरिया इधर बढ़ता कि नहीं? बढ़ता ही बढ़ता। अब मान लीजिए अगर आप एक्स यहाँ लेते तो ये एरिया कम हो जाता। यानी जो आपका ये वाला जो एरिया है A2x, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यही मैं थोड़ा सा समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही थी कि अगर हमने कोई एक्स लिया जो कि इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो एक्स को अगर हम यहाँ ले जाते हैं, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो ये एरिया भी बढ़ जाएगा। एक्स की वैल्यू कम कर देंगे तो ये एरिया भी कम हो जाएगा। यानी कि A2x f(x) dx ये किस पर डिपेंड कर रहा है? अपना किस पर डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ x पे। इसीलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इसको हम नाम दे देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ये हमने x लिया है यहाँ पर, तो मान लीजिए ये कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो हम नाम दे देते हैं इसको A B, और ये वाला पॉइंट हो गया अपना C, और ये वाला हो गया D। तो ये जो एरिया है ABCD ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, है ना। तो यहाँ पर हमने यही लिखा कि दिस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ABCD। भाई ABCD के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, देखो जरा A2x, कहाँ से कहाँ तक? A2x तक, ये A2x, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमने इसको नाम दे दिया ABCD। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ABCD। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पर। इसीलिए यहां पर हमने यही लिखा, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ x। भाई सीधी सी बात है कि हमने जब फंक्शन पढ़ा था, हमने जब डेरिवेटिव पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि y इक्वल टू अगर f(x) है, ठीक है, तो x की वैल्यू आप चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी तो चेंज होगी। कहने का क्या मतलब हुआ कि y डिपेंड कर रहा था x पर। यहां पर भी, यहां पर ये जो एरिया है ये डिपेंड कर रहा है x पर। इसीलिए ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट ऑन x। इसलिए ये फंक्शन किसका हो जाएगा? इस x का। तो यहां पर यही हुआ है। मैं ये फिगर हटा देती हूँ, या फिर देखिए ये चीज तो आप ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। ये वाली चीज वी डिफाइंड दिस, ये क्या है अपना? ये अपन ने क्या पढ़ा था? डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं हटा देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं चीज़ों को आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो हमने यही देखा था कि अगर y इक्वल टू f(x) है, तो हमने ये देखा था कि अगर x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू में भी चेंज आता है। किसके कारण? x के कारण। मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। यहाँ पर ये जो एरिया है A2x f(x) dx ये है क्या? एरिया। अब ये एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो एरिया ऑफ x हो जाएगा, यानी इसको a ऑफ x से अपन डिनोट करेंगे। तो बस वही पूरी कहानी है जो लिखी हुई है हमने नीचे, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ x। वी डिनोट दिस फंक्शन ऑफ x बाय a ऑफ x। और ये क्या हो जाएगा? वही जो मैंने यहाँ पर लिखा कि A2x f(x) dx ये क्या है? एरिया है। और ये एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पर। इसलिए इसको डिनोट करेंगे हम a ऑफ x से। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि एरिया फंक्शन जो है वो क्या रहेगा? a ऑफ x इक्वल टू A2x f(x) dx। क्योंकि x की वैल्यू पर हमारा एरिया डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एरिया हो जाएगा एरिया फंक्शन ऑफ x। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तो अपन ने ऐसे ही रफली किया था कि हमारा जो फंक्शन है A2x dx ये एरिया है, ठीक है, और ये एरिया डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए a ऑफ x। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ लग रहा है आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। बाकी अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट और सेकंड। सो यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को सबसे पहले समझेंगे, फिर सेकंड को समझेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखें यहाँ पर क्या बोला गया? लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b। तो यही सेम चीज हमने देखी थी डेफिनेट इंटीग्रल में कि जो भी हमारा फंक्शन रहेगा वो क्लोज इंटरवल a टू b में डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मीन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आपने ग्राफ देखा था तो कैसा ग्राफ था हमारा? इस तरीके से था, बीच में से टूटा तो नहीं था ना? टूटा नहीं होना चाहिए ना, तो कंटिन्यूअस था कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इंटरवल a टू b है, अब इसके बाद भले ही टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए मेन चीज। तो यहाँ पर यही बोला गया है, लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b एंड लेट ax बी द एरिया फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते और यहाँ अटक जाते कि भाई एरिया फंक्शन क्या चीज है, तो एरिया फंक्शन हम समझ चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट? ठीक है, तो ये एरिया फंक्शन है। देन
ए डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब हो सकता है ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो देखिए समझते हैं। हमको क्या पता है कि जो एरिया फंक्शन होता है वो क्या होता है, ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही एरिया फंक्शन होता है। इसी से रिलेटेड ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये आया कैसे, तो सीधी सी बात है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ए डैश एक्स, मतलब कि बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है इनको, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये उल्टी प्रोसेस है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्रॉस हो जाएगा, और ए एक्स क्या हो जाता है, ए एक्स को हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या लिख सकते हैं, ए डैश एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। भाई लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं चैप्टर 5 में, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ऐसे भी शो कर सकते हैं, और डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ आ गया एफ ऑफ एक्स, बस ये पूरी कहानी हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। चलो अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो एरिया फंक्शन की जो डेफिनेशन थी, तो एरिया फंक्शन से अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो हमको ये मिल गया कि ए डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, क्लियर। अब आते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वही कहानी कि जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, जो भी इंटरवल आपको दिया है क्वेश्चन में, समझ में आ गई बात, जो भी इंटरवल क्वेश्चन में दिया है उस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है उसको समझिए, एंड कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने इंटीग्रल लिखा है इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने ये देखा था कि भाई एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, ठीक है, क्लियर। भाई डेरिवेटिव की उल्टी प्रोसेस करके जो हमको आंसर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और उसी को हम इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, बट फिर भी एक बार और मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे। भाई इसको इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो अपना इंटीग्रल होता है, और इंटीग्रल को ही हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो कैपिटल एफ है ना ये एंटी डेरिवेटिव है, ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्मॉल एफ जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और जो कैपिटल एफ है ना वो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रल है, ठीक है। अब इसका आगे का क्या प्रोसीजर है उसको समझिएगा ध्यान से। तो अगर मान लीजिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसी को समझना, इसी से पूरे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और इतना आसान है ना, इतने आराम से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है बस वही का वही करना है, और हमको लिमिट रख देना है। कैसे रखेंगे अपन एग्जाम्पल करेंगे, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये नहीं पता कि आएगा क्या, लेकिन यहाँ पर बोला गया कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। और जब भी हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्लस सी। तो अब आप बोलेंगे हम प्लस सी क्यों लगा रहे हैं मैम, यहाँ तो आपने बताया कि एंटी डेरिवेटिव में नहीं लगता, नहीं लगता, बट क्यों नहीं लगता ये देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने जो अपन करते हैं वो अपन ने कर लिया, और यहाँ पर अपन ने लगा दिया एक ब्रैकेट, और जो लिमिट है अपन ने वो रख दी, तो यहाँ पर अपन ने रख दिया बी और ये ए। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। भाई इसका हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, तो एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, और जब भी हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो प्लस सी लगाते हैं, हमने लगा दिया, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम यही चीज हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ये अपन को लिखना है इसको इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट इसमें रखेंगे, तो रख देते हैं सबसे पहले तो b, तो यहाँ रखा, तो ये आ गया कैपिटल एफ ऑफ b और प्लस सी, फिर बीच में क्या लगता है, माइनस। अब a रखेंगे यहाँ पर, तो हमने रखा f ऑफ a और प्लस सी है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सी। समझ में आ गई बात, प्लस सी से माइनस सी हो गया कैंसिल, क्या आ गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि जब हम लिमिट रखते हैं ना तो वो जो भी हमारा कांस्टेंट होता है वो हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो अब जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर कैपिटल सी क्यों नहीं आएगा, यानी जो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे से नहीं रखना है, यहाँ पर हमने इसलिए रख लिया था ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये क्यों नहीं आता है यहाँ पर, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये क्या है,
डेफिनेट इंटीग्रल है, ध्यान रखिएगा, ए से लेके बी तक इस फंक्शन का जो भी कर्व है उसके अंदर का जो भी एरिया होता है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल को शो कर रहा है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस फंक्शन का जो भी आपका इंटीग्रल आएगा यानी कि एंटी डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, उसमें पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, दैट्स इट। तो ये मेन चीज है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, तो वो हम देखते हैं, आप इसको नोट करिए पहले। सो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमने लिया है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये चीज तो आपको पता ही है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमने क्या लिखा था अभी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एफ, यानी जो भी एंटी डेरिवेटिव आया है, इंटीग्रल आया है, उसकी वैल्यू एट द अपर लिमिट बी माइनस जो हमारा एंटी डेरिवेटिव एफ आया है उसकी वैल्यू किस पर, लोअर लिमिट ए पर। सिंपल है भाई, बी हमारी अपर लिमिट है, ए हमारी लोअर लिमिट है, इसके हिसाब से तो जो भी एंटी डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस इसकी वैल्यू लोअर लिमिट पर, दैट्स इट। कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इजी, मैंने सिर्फ इजी लिखा हुआ है। अब इजी क्यों है, देखिए, लिमिट ऑफ अ सम आपने देखा था, ठीक है, पिछली क्लास में। तो लिमिट ऑफ अ सम में हमको क्या करना पड़ता है भाई, पूरा उसका एक्सप्रेशन लिखो, फिर उसमें वैल्यू रखो, यानी कि बहुत ज्यादा सारी चीजें उसमें हमको करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है ये आपको आता ही है। बस उन जो भी लिमिट्स दी गई हैं उन पे वैल्यू फाइंड करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा ईजी पड़ता है। लिमिट ऑफ अ सम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है, बड़े आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने सिर्फ इजी लिखा है। थर्ड की बात करें, दिस स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सीधी सी बात है, आपको ये चीज पहले से ही पता है कि भाई हमको ये चीज पता है कि सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे हमको फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है। लेकिन कई बार भाई हमको उल्टा चाहिए होता है कि हमारे पास फंक्शन नहीं है, हमको डेरिवेटिव पता है, तो इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वापस से फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे थे उसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी, यानी यूनिक वैल्यू नहीं मिलती थी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इससे हमको एक यूनिक वैल्यू मिलती है डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने से। सो यहां पर इसके लिए बोला गया, द क्रूशियल ऑपरेशन इन इवैल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल इज दैट ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इक्वल टू द इंटीग्रैंड, ठीक है, यानी कि जो भी डेरिवेटिव है वो इंटीग्रैंड के इक्वल हो जाता है, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इसको समझना जरूरी है। और हालांकि ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी फंक्शन है अगर a टू b तक वो डिफाइंड है तो ये जरूरी है कि ये फंक्शन जो है ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे भाई, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, -2 to 3, यानी यहाँ b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है -2 और ये फंक्शन दिया हुआ है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल के एक छोटे से इंटरवल में डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं है मतलब क्या हुआ कि भाई इसका डेफिनेट इंटीग्रल हम फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी क्लोज्ड इंटरवल आपको दिया हुआ है उसमें आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब भाई सीधे चलते हैं अपन एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इनके जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया भाई, एरिया फंक्शन पढ़ लिया। एरिया फंक्शन ए एक्स क्यों होता है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि भाई एक्स की वैल्यू के चेंज होने से हमारा जो एरिया है वो चेंज होता है, इसलिए ये जो एरिया है ये एरिया फंक्शन हो जाएगा ए ऑफ एक्स, क्लियर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट वाली, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई जो भी एरिया फंक्शन होता है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो उससे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी फंडामेंटल थ्योरम सेकंड, तो वो तो हमने देख ही ली कि भाई हमको ये चीज पता है कि अगर a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी कैपिटल एफ ऑफ ए। और ये क्यों होता है, कैसे आता है, ये भी हम पूरा देख चुके हैं, ओके, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं हम एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सरसाइज बड़े आराम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 27 है। एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट लिया है हमने, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 3 to 2। तो जैसे ही ये दिख जाता है आपको समझ जाना है कि भाई ये क्या है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने सपोज किया कि लेट I इक्वल टू 2 to 3
एक्स स्क्वायर dx। अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है अपना, और यहाँ पर प्लस सी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी लिमिट रखते टाइम। तो यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। एक्स की डिग्री n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 3 अपॉन 3, ठीक। तो अब यहाँ पर रख देंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ लग जाएगी आपकी लिमिट 3 to 2। अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, पहले ये अपर लिमिट रख दो, इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ हमने रखा 3 x की जगह पे और ये क्यूब अपॉन 3, बीच में माइनस, अब क्या रख देंगे 2 इसी में, तो यहाँ रखा 2 का क्यूब अपॉन 3। समझ में आ गई बात। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले x में x की जगह पे क्या रखा 3, तो 3 क्यूब अपॉन 3, बीच में माइनस लगता है, फिर लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2 क्यूब अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लो, खत्म। 3 3 9 9 3 27 अपॉन 3 माइनस 2 2 4 4 2 8 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 3, आंसर खत्म। कितना आसान है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन आना जरूरी है। अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज करी है, कहाँ तक, 7.7 तक, तो उनमें हमने हर तरह के इंटीग्रेशन को कर लिया है, अलग अलग तरह के फंक्शंस का इंटीग्रेशन, अलग अलग तरह की जो मेथड्स हैं वो हमने पढ़ ली है, तो वो यहाँ पर यूज होंगी। तो अगर वो नहीं आती हैं तो ये नहीं आएगा, और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है भाई, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो उसको सबसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा हमको, हम हर जगह ऐसे अटकते ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए बेटर ये है कि एक साथ सारी चीजें करने से बेटर है कि सबसे पहले उस चीज को करो भाई जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अगर इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन जरूरी है, क्लियर, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट हमने लिया है और हमने इसको सब्स्टिट्यूट सपोज कर लिया है, लेट i इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो नॉर्मली आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल देखा था ना, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल आप कैसे फाइंड करते थे, बस वैसे ही आपको करना है। तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें t से, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये लिमिट नहीं उठाई है, सिर्फ हमने उठाया है सिंस इंटीग्रेशन, और लिमिट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हमने लिया √x अपॉन ये 30 माइनस एक्स की डिग्री 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये dx, सिर्फ इसको लिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसको अगर t सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसको सॉल्व कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमको आता ही है बड़े अच्छे से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट 30 माइनस एक्स की डिग्री 3 अपॉन 2 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा, x की डिग्री सॉरी ये माइनस तो अपना लगा हुआ है, ये आ जाएगा n x n माइनस 1 इक्वल टू, इसका हो जाएगा dt ओवर dx। समझ में आ रही ना बात, ठीक है, क्लियर। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 3 अपॉन 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, हाफ, हाफ मतलब रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 2 √x इक्वल टू dt ओवर dx, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, √x dx की। तो √x है, dx है, dx को यहाँ ले आते हैं, 3 अपॉन 2 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा √x dx इक्वल टू dt, और अपॉन में आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन भी ले गए हम, ठीक है। समझ में आगे बात। तो √x dx की जगह पे लिखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम, या फिर यहीं लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना √x dx की जगह पे क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 3, कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, इसकी जगह पे आ जाएगा dt अपॉन, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा था t, और इस पे स्क्वायर लगा, इसको सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना -2 अपॉन 3 t की डिग्री -2 इंटीग्रेशन dt, भाई डिनोमिनेटर में ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में तो -2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 3 t की डिग्री -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और +3 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, अपने को पता है, अभी अपन ने देख लिया। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 t की डिग्री -2 + 1 -1 अपॉन -1,
तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2/3t। क्लियर? ठीक है भाई, टी की डिग्री -1 है, डिनोमिनेटर में ले आया, पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा 2/3 और टी क्या है अपना 30 माइनस एक्स की डिग्री हाफ। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब बस उठाना है इसको और यहां पर रख देना है आई में, तो रख देते हैं। बस इतना करना है आपको, बाकी जैसे आप इंटीग्रेशन करते आए ना बस वैसे इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में आई इक्वल टू जो भी आपका इंटीग्रेशन आया वो लिख दीजिए और लिमिट यहाँ लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले 9 को रखना है एक्स की जगह पे, बीच में माइनस, फिर एक्स की जगह पे 4 को रखना है, कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर? ठीक है, तो यही करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 2/3 तो अपना कांस्टेंट है, इसको अपन सबसे पहले तो बाहर कर देते हैं। तो 2/3 अपन ने बाहर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने रखा यहाँ पर 9। ठीक, तो एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। समझ में आई बात? हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2/3 सबसे पहले बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है। बचा क्या, 1/30 माइनस एक्स की डिग्री 3/2। तो x की जगह पे हमने क्या रखा 9, और 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 ही होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया 3 स्क्वायर। आगे हमने यहाँ लगाया माइनस, फिर 1/30 माइनस यहाँ क्या है 4, 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 स्क्वायर, और डिग्री में क्या है 3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमने सबसे पहले क्या रखा, अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी, और ये 2/3 कांस्टेंट बाहर कर दिया। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2/3। अब ध्यान से देखें, 2 × 3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा 3 का क्यूब, तो 3 3 9, 9 3 27, तो ये क्या आ जाएगा 1/30 माइनस 27, बीच में माइनस 1/30 माइनस, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8। ठीक भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का क्यूब 27, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8। ठीक, तो 30 में से 27 माइनस हुआ, बचा 3, माइनस यहाँ पर 30 में से 8 माइनस हो, तो यहाँ आ जाएगा 22। इसको सॉल्व कर लेना है, बस बात खत्म। और चाहे तो 2/3 को अंदर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल टू 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 3 9 माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3 × 22, यही होगा। 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/9 माइनस 1/11 3 33। ठीक है, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 19/99। ठीक, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक, तो ये ऐसा है भाई कि अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन करके बस सिर्फ आपको लिमिट रखनी है। हमने क्या किया, सबसे पहले भाई ये उठाया अकेला, ठीक है, ये लिमिट नहीं लगाई, इसको उठाया, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे बिल्कुल वैसे करना। यहाँ तक आपका आ गया, बस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, i इक्वल टू ये लिखना है, और जो लिमिट हमारी लगी है वो लगा देना है। x की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे इसका थर्ड। सो एग्जाम्पल नंबर 27 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही कहानी है भाई पूरी की पूरी, कि सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करते हमको आना चाहिए। अब इसको देखते ही हमको सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो सकता है। अगर देखें तो हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन x dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आप देखिए, अगर इसमें से आप x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 उठाते हैं तो क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, तो इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इस तरह से ब्रेक किया, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, क्लियर? तो ये चीज अगर आपको नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ, डायरेक्ट अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आया है ये कि इंटीग्रेशन -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, और dx अपॉन x प्लस 2, यहाँ पर भी dx, और ये माइनस बाहर कर देते हैं,
समझ में आ गई बात? अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, बात खत्म। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 2, प्लस सी तो लगना नहीं है, ठीक। अब जब इंटीग्रेशन आ गया है तो बस लिमिट रख देनी है। तो ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x dx। भाई इसकी वैल्यू आ गई, अब सिर्फ लिमिट रख देना है। तो यहाँ आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या थी 2 to 3 x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, इसको अपन ब्रैकेट लगा दो, माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 और यहाँ लिमिट रख देंगे 2 to 3। बस इतना सा काम करना है आपको डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। भाई इंटीग्रेशन जैसा करते थे वैसे कर लो, और जैसी डेफिनेट इंटीग्रल की बात आई तो जो लिमिट है वो लगा दो यहाँ पे। अब बस क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है। लिमिट थी ना ये 1 to 2 थी, अपन ने 3 to 2 ले लिया, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लिमिट फिर से रखना है, ध्यान से देखें। तो अब यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू माइनस लॉग, सबसे पहले रखेंगे 2, तो यहाँ पर क्या रखा, माइनस लॉग 2 प्लस 1 3 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2 4, बीच में लगा माइनस। अब ये वाली लिमिट यहाँ रखेंगे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस लॉग x की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 लॉग 1 प्लस 2 3, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पर, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब आप देखें ये log 3 है, ये भी log 3 है, ये 2 log 3 है, ये 1 log 3 है, तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3 log 3 प्लस log 4 भी 1 है, log 2 भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 log 4 प्लस log 2, ठीक है। अब इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ फॉर्मूला लगा के। तो देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू n log m, तो ये क्या हो जाएगा log m की डिग्री n प्लस यहाँ पर भी log 4 की डिग्री 2। भाई log m की डिग्री n होता है तो n log m होता है, तो वही फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, और प्लस log 2 तो अपना एज इट इज है ही, ठीक। तो फॉर्मूले लग रहे हैं अपने log के सिंपल, और कुछ नहीं। देखिए इसको तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, सबसे पहले सिर्फ इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, तो प्लस log m इंटू n यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 4 जार 16 इंटू 2, और ये अपना एज इट इज है माइनस 3 log 3, ठीक। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू log 32 माइनस 3 log 3, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब ये log 32 तो एज इट इज, ये माइनस भी रहने दो, और ये हो जाएगा log 3 क्यूब, ठीक। तो ये हो जाएगा log 32 माइनस log 3 3 जार 9 9 3 जार 27, तो अब ये हो जाएगा log m माइनस log n, मतलब कि log m अपॉन n, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर कुछ log के फॉर्मूले लगे हैं, ये माइनस वाला था इसलिए हमने इसको एज इट इज रखा, ये दोनों प्लस वाले थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लिया। फिर ये माइनस वाला था तो सबसे पहले प्लस वाला हमने पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, ठीक, क्लियर। फिर ये 32 एज इट इज, यहाँ पर भी फिर से भाई n log m, तो log m की डिग्री n, 3 का क्यूब 27 log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले लगे हैं, एक तो ये log m की डिग्री n वाला, तो ये होता है n log m, फिर log m माइनस log n, तो ये होता है log m अपॉन n, और एक होता है log m प्लस log n, तो ये होता है log m इंटू n। तो ये तीन फॉर्मूला लगे हैं 1 2 3। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे।
ये जो क्लास थी इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने सबसे पहले देखा कि भाई एरिया फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी हमने फर्स्ट सेकंड दोनों, और इसके बाद उसी पर बेस्ड जो डेफिनेट इंटीग्रल हमको फाइंड करना रहता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी, एग्जाम्पल भी कर लिए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ अब अगली एक्सरसाइज हमारी कैसी आने वाली है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।